यह जेट जिसे आपने अभी उड़ान भरते देखा, राफेल है, जिसे यूरोप द्वारा अब तक बनाए गए सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। और फ्रांस ने अभी अभी इनमें से कुछ यूक्रेन को देने का वादा किया है, जिससे पुतिन बिल्कुल गुस्से में आ जाएंगे। सब कुछ राष्ट्रपति मैक्रो और जेलेंस्की के बीच एक मुलाकात से शुरू हुआ, और ये मुलाकात किसी आम जगह पर नहीं हुई थी। ये पेरिस में एक खास जगह थी, एक किला जिसे मोन वलेरियन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने यहाँ 1000 से अधिक फ्रांसीसी प्रतिरोधकों को फांसी दी थी। ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कब्जा करने वाली ताकत से लड़ा। माक्रो जेलेंस्की को वहाँ खास वजह से ले गए। वह दिखाना चाहते थे कि आज यूक्रेन की लड़ाई फ्रांस की 80 साल पुरानी लड़ाई जैसी ही है। एक देश पर हमला हुआ, लोग विरोध कर रहे हैं, एक राष्ट्र अपनी खुद की अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इस यात्रा के बाद दोनों नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सत्रह नवंबर 2025 को वेलीजी विला कुब्ले एयरबेस पर, जो पेरिस के बाहरी इलाके में है, फ्रांस और यूक्रेन ने 10 साल के सुरक्षा समझौते पर मुहर लगाई। लेकिन इस समझौते में एक ऐसी बात थी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नई पीढ़ी के 8 सैम्टी एयर डिफेंस सिस्टम और 100 तक राफेल F4 लड़ाकू विमानों की बिक्री। इस प्रतिबद्धता के आकार का अंदाजा लगाने के लिए 100 राफेल लगभग उतने ही हैं जितने खुद फ्रांस के पास इस समय हैं। यह ऐसा नहीं है कि फ्रांस अपना पुराना इस्तेमाल न होने वाला उपकरण दे रहा है। यह है कि फ्रांस अपनी खुद की सैन्य क्षमता का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्यों फ्रांस यूक्रेन के साथ इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा समझौता क्यों कर रहा है? और इस सवाल का जवाब इतना साफ नहीं है। मुझे तुम्हें राफेल के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है। इसे ओमनी रोल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो, ज्यादातर फाइटर जेट्स मल्टी रोल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे कई काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही। राफेल अलग है। ये दुश्मन के विमानों का पीछा करते हुए आसमान में भी रह सकता है और साथ ही साथ जमीन पर लक्ष्यों पर गाइडेड बमों से हमला भी कर सकता है। ये सब एक ही उड़ान में। यूक्रेन के लिए, जिसके पास सीमित संसाधन है और जिसे हर उपकरण का पूरा उपयोग करना है, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन तकनीकी क्षमता तो बस कहानी का एक हिस्सा है। राफाल का असली मूल्य उस समाधान में है जो वह यूक्रेन की एक खास समस्या के लिए देता है, जिससे यूक्रेन महीनों से जूझ रहा है। यूक्रेनी पायलटों को लगातार रूसी मिग-31 लड़ाकू विमानों से खतरा बना रहता है, जो रूसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। वे मोर्चे से दूर रहकर लंबी दूरी की R-37M मिसाइलें दागते हैं। ये मिसाइलें 300 किलोमीटर तक जा सकती हैं। यूक्रेन जवाबी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही नहीं हैं। यूक्रेनी पायलटों को खतरे के और करीब उड़ना पड़ता है, जिससे वे बहुत बड़े जोखिम में आ जाते हैं। वे असमान लड़ाई में हैं। राफेल इसे बदलता है। हवाई जहाज के साथ मेटियोर मिसाइल आती है, और मेटियोर खास है। कारण यह है, इस तरह की ज़्यादातर मिसाइलें ऐसे काम करती हैं, वे पहले कुछ सेकंड में सारा ईंधन जला देती हैं और फिर बस लक्ष्य तक ग्लाइड करती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, वे ऊर्जा खो देते हैं और उन्हें बचाना आसान हो जाता है। मेटियोर अलग है। इसमें एक रैमजेट इंजन है जो पूरे उड़ान के दौरान लगातार गति देता रहता है। यह ऊर्जा नहीं खोता, यह अपनी गति और चालाकी बनाए रखता है जब तक कि वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। इससे विशेषज्ञों के अनुसार नो एस्केप जोन बनती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां दुश्मन बिल्कुल भी नहीं बच सकता। मेटियोर के साथ यूक्रेनी पायलट आखिरकार उन रूसी लड़ाकू विमानों तक पहुंच सकते हैं जो रूसी क्षेत्र के अंदर से हमला कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार
उनके पास इस हवाई लड़ाई को संतुलित करने का एक असली मौका है। लेकिन हवा में जिंदा रहना सिर्फ बेहतर मिसाइलें होने से नहीं होता, यह भी जरूरी है कि आपको देखा न जाए। और यहीं से मामला आगे बढ़ता है। यहीं पर स्पेक्ट्रा सिस्टम काम आता है। ज़्यादातर विमानों में पंखों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बाहरी डिब्बे लगे होते हैं। रफाल में ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रा सिस्टम सीधे फ्यूजलाज में एकीकृत है। यह दुश्मन के रडार का पता लगाकर काउंटर सिग्नल भेजता है, जिससे डिटेक्शन रद्द हो जाता है। यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक अदृश्यता है। यह राफेल को रूसी रक्षा क्षेत्रों की सीमाओं पर, जैसे कि S-400 सिस्टम की रेंज में, आसानी से पकड़े बिना उड़ने की अनुमति देता है। एक ऐसे देश के लिए जिसे कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों के करीब जाना पड़ता है, यह मिशन पूरा करने और मार गिराए जाने के बीच का फर्क है। अब हम वायु रक्षा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेहतरीन विमान होने का कोई फायदा नहीं अगर आपका देश रोजाना बमबारी का शिकार हो रहा हो। यूक्रेन लगातार हमलों में जी रहा है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें। रूस हर महीने सैकड़ों ड्रोन छोड़ता है। अक्टूबर 2025 में यह संख्या 1500 थी। यूक्रेन केवल आधे ही रोक पाया। देश को और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की सख्त जरूरत है। जेलेंस्की सालों से इसकी मांग कर रहे हैं और यहीं पर सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म टेरेन काम आता है। यह यूरोप द्वारा निर्मित सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। यूक्रेन को जो संस्करण मिलेगा वह नेक्स्ट जनरेशन है, यानी ऐसे सिस्टम जो अभी विकास के चरण में हैं। यूक्रेन को उत्पादन लाइन से निकलने वाले शुरुआती सिस्टमों में से कुछ मिलेंगे। यह फ्रांस की प्रतिबद्धता का स्तर दिखाता है। वे बची खुची चीजें नहीं दे रहे हैं, वे अत्याधुनिक तकनीक साझा कर रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म टेरेन की सबसे बड़ी खासियत उसका रडार है। इसकी कवरेज 360 डिग्री है। इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से करें, जो सिर्फ 120 डिग्री कवर करता है। जब रूस एक साथ कई दिशाओं से ड्रोन के झुंड के हमले करता है तो पूरी कवरेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एस्टर 30 मिसाइल, जिसका इस्तेमाल यह फ्रांसीसी सिस्टम करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ 150 किलोमीटर की रेंज रखती है। पैट्रियट की रेंज 60 से 90 किलोमीटर के बीच है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन यहाँ वह सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, यूक्रेन इसके लिए भुगतान कैसे करेगा? क्यों? आपको क्या लगता है? आप या नहीं? यूक्रेन के पास ये पैसा नहीं है, तो ये कैसे काम करेगा? जवाब शानदार है और थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भी। आक्रमण की शुरुआत से ही यूरोप ने रूसी संपत्तियों में 190 अरब यूरो फ्रीज कर दिए हैं। इसमें से ज्यादातर बेल्जियम के बैंकों में है। ये पैसा वहीं पड़ा है जिस पर ब्याज बन रहा है, और प्रस्ताव यह है कि इन रूसी संपत्तियों से जो मुनाफा, जो ब्याज मिल रहा है, उसका इस्तेमाल हथियारों की खरीद के लिए किया जाए। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ में एक ढांचे पर चर्चा हो रही है जिसे रिपेरेशन लोन कहा जाता है, जो लगभग 140 अरब यूरो तक जुटा सकता है। दूसरे शब्दों में, पुतिन उन्हीं हथियारों की फंडिंग करेंगे जो उनके खिलाफ होंगे। यह लगभग कविता है, लेकिन यह समझौता सिर्फ सैन्य उपकरणों के बारे में नहीं है। यह इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज के बारे में है। फ्रांस यह अकेले नहीं कर रहा है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में 34 देशों का एक गठबंधन है। इसका आधिकारिक नाम है कोएलिशन ऑफ द विलिंग। और क्या आप जानते हैं कि इस गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था? मोंट वलेरियन में, वही जगह जहां फ्रांसीसी प्रतिरोधकों को फांसी दी गई थी। इसके पीछे का प्रतीकवाद संयोग नहीं है। संदेश स्पष्ट है। यूरोप अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हो रहा है, चाहे अमेरिका साथ हो या न हो। यही है यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता का वास्तविक रूप। फ्रांस मार्च 2024 से कोनियाक एयरबेस पर यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण दे रहा है। शुरुआत में इन पायलटों को अमेरिकी F-16 उड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा था। अब ध्यान राफेल और मिराज 2000 पर केंद्रित हो गया है। फ्रांस ने भी अपनी प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 800 मिलियन यूरो का निवेश किया है।
क्योंकि बिना पायलट के विमान बेकार हैं। और चौथी पीढ़ी और आदि के लड़ाकू विमान को पूरी तरह से सीखने के लिए एक पायलट को प्रशिक्षित करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। और यहाँ वो बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते। पहले रफाल कल नहीं आने वाले हैं। प्रारंभिक संचालन क्षमता 2029 के लिए निर्धारित है। पूरा कार्यक्रम 2035 तक चलेगा। कुछ विमान फ्रांसीसी भंडार से जल्दी आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश अगले 10 वर्षों में विशेष रूप से यूक्रेन के लिए बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि यह समझौता आज की जंग जीतने के बारे में नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यूक्रेन के पास आने वाले दशकों में देश की रक्षा करने में सक्षम वायुसेना हो। फ्रांस यह दांव लगा रहा है कि यूक्रेन सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वह यह दांव भी लगा रहा है कि यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बन जाएगा। यह दांव दिखाता है कि यूरोप भविष्य को कैसे देखता है। दशकों तक यूरोपीय रक्षा अमेरिका, नाटो और वॉशिंगटन के फैसलों पर निर्भर रही है। यह समझौता बदलाव दर्शाता है। यूरोप अपनी खुद की क्षमता बना रहा है, अपने पड़ोसियों की रक्षा करने की, महाद्वीप की सुरक्षा को आकार देने की, बिना किसी अनुमति का इंतजार किए। अगर यह समझौता काम करता है तो यूक्रेन के पास 2030 के दशक के मध्य तक यूरोप की सबसे आधुनिक वायु सेनाओं में से एक होगी। और सबसे अच्छी बात यह है, यह नाटो के मानकों के अनुसार एकीकृत होगी, अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और भविष्य के खतरों को रोकने में सक्षम होगी। इतिहास तय करेगा कि क्या यूरोप ने सही फैसला लिया, क्या यह दांव लगाना सही था। क्या मोंट वालेरियन, वह जगह जहां फ्रांसीसी प्रतिरोधक स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, सच में यूरोपीय रक्षा के एक नए युग का प्रतीक बन गया है। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है, पुतिन को इसकी उम्मीद नहीं थी और अब उसके पास चिंता करने के लिए भरपूर कारण हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्या यूरोप को अपनी खुद की रक्षा में ज़्यादा निवेश करना चाहिए या फिर अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भू राजनीति में भी रुचि हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।